In the last two lectures, we have solved non-homogeneous linear differential equations with constant coefficient. और लास्ट के दो वीडियो में हमने उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स देखे, खास करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, जिसमें एक में राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस था और दूसरे वीडियो में राइट साइड में पॉलिनोमियल थी। उसके और एग्जाम्पल्स हम लेंगे, लेकिन आज तीसरा वैरायटी बोल सकते हो आप, उस टाइप का एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज सॉल्व d2y by dx square, means double derivative of y with respect to x, minus 4y is equal to, if I'll write 0 here then it is homogeneous, लेकिन इतने अच्छे किस्मत कहाँ है हमारे, तो राइट साइड में 2 इंटू साइन ऑफ x by 2 या x by 2 को आप 1 by 2 into x लिख सकते हो। So this is a differential equation. Obviously it is non-homogeneous. So what we should do to solve this type of differential equations? So first of all, since the coefficients are constant, therefore I will write its auxiliary equation is. So in the first term there are two derivatives of y, therefore its operator can be written as d square. Minus keeping as it is, 4 keeping as it is, there is only one y, मतलब यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है तो y को रिमूव कीजिए, और इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमेशा राइट साइड में आपने 0 ही लेना है, तो ये आपने 0 लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स है, वी कैन राइट दिस एज अ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड स्क्वायर रूट जब हम लेंगे इसका तो हमें d के दो वैल्यूज मिलेंगे, d इज इक्वल टू 2 एज वेल एज -2। ये दोनों डिस्टिंक्ट है, रियल है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, बट वो सॉल्यूशन जो अब लिखने वाला हूं मैं वो इसका नहीं है, वो होमोजीनियस का है, मतलब राइट साइड को 0 कंसिडर करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका है। तो इसको आप सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बोल सकते हो, या उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए। सो देयरफॉर CF इज इक्वल टू, कितने कॉन्स्टेंट्स है? 2, तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने लेने चाहिए? 2। एक का नाम C1, दूसरे का नाम C2, या आपकी मर्जी, आप कैपिटल A या कैपिटल B ये आर्बिट्री कांस्टेंट भी ले सकते हो। आर्बिट्री कांस्टेंट का नाम आपकी मर्जी से रखिए, इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेने चाहिए। तो मैं लेता हूं एक C1 e टू द पावर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ d दैट इज 2 इनटू वेरिएबल कौन सा लेंगे आप, कि देखिए आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए e टू द पावर 2 इंटू x प्लस अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज C2 e टू द पावर अनदर वैल्यू ऑफ d इज -2 और into independent variable that is x. So this is your complementary function. Let me call this expression is an equation number 1. अब सबसे important जो आपको सीखना है वो है how to get particular integral when साइन राइट साइड में रहेगा।
तो मैं यहाँ पर आपको एक दो मेथड से रूबरू कराता हूँ कि जब राइट साइड में साइन या कॉस ये दोनों में से कोई रहेगा या दोनों भी रहेंगे, तो हाउ टू गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला मेथड ये है कि पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड था वो आप यहां एज इट इज लिखिए, डी स्क्वायर माइनस 4, और ब्रैकेट डाल के राइट साइड जो भी है वो लिखिए, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 1/2 x या x/2, ऐसा लिखिए। अब क्योंकि इधर साइन है या कॉस, साइन या कॉस जब भी आएगा तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वैसे भी शॉर्ट मेथड का बहुत क्रेज है आप लोगों में, ताकि आंसर फट से आ जाए, ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन न करना पड़े। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो शॉर्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जब साइन या कॉस रहेगा। तो क्योंकि यहां साइन है, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस 2 को आप बिल्कुल इस ऑपरेटर के बाहर ले सकते हो। इट मीन्स दैट यू कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स 1 डी स्क्वायर माइनस 4 साइन ऑफ 1/2 x। नाउ ये 2 का 2 हम एज इट इज लिखेंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। यहां देखिए साइन है, साइन के अंदर आपको x दिखाई दे रहा है, उस x का जो कोइफिशिएंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ x का कोइफिशिएंट। कल अगर साइन ऑफ 1/2 x प्लस 7 ऐसा भी एक्सप्रेशन आया तो ये 7 का हमारे पास कोई रोल नहीं है, हमको चाहिए साइन के अंदर जो x है उसका कोइफिशिएंट जो भी रहेगा। तो यहां पर x का कोइफिशिएंट है 1/2। अब आपने क्या करना है, इस कोइफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और स्क्वायर करने के बाद इसको माइनस साइन दे देना है, तो ये बन जाएगा -1/4। आई रिपीट अगेन कि जब साइन या कॉस रहेगा तभी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। मेथड का प्रोसीजर ये है कि साइन या कॉस के अंदर जो वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट आपने लेना है, उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसको माइनस साइन दे देना है। अब माइनस साइन देने के बाद जो वैल्यू, जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज -1/4, ये नंबर यहां डिनोमिनेटर में जहां जहां डी स्क्वायर है बस वहीं रख देना है। तो ये मेथड अगर अप्लाई करना है तो जरूरी बात यह है कि डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर के पावर में ही एक्सप्रेशन आपको दिखना चाहिए। मतलब डी स्क्वायर चलेगा, d⁴ चलेगा, d⁶ चलेगा, मतलब डी स्क्वायर बेस में होना चाहिए और इसके पावर 1 2 3 4 5 एनीथिंग, ताकि डी स्क्वायर हमें वहां दिखाई दे और उस डी स्क्वायर को डायरेक्ट रिप्लेस करना है इस नंबर से जो आपने अभी अभी यहां ढूंढ के निकाला है, दैट इज -1/4। तो यहां पर तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है क्योंकि एक तो कांस्टेंट है 4 और दूसरा डायरेक्ट डी स्क्वायर है। तो इस डी स्क्वायर को हम हटाएंगे और उसके जगह लिखेंगे -1/4। बाकी सब एज इट इज, साइन ऑफ ये 1/2x भी एज इट इज लिखना है। और ये जो नंबर है इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो जो मिलेगा वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा 2।
तो यहाँ पर हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये -1, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, और ये साइन ऑफ x/2 एज इट इज। तो देखिए ये 2 × 4 8 हो गया, और नीचे हो गया -17, तो योर फाइनल आंसर इज -8/17 साइन ऑफ x/2। ये रहा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस आंसर को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हम और भी मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो सारे मेथड से आंसर यही आना चाहिए, -8/17 साइन ऑफ x/2। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास था, तो आप इसका आंसर उसको जनरल सॉल्यूशन बोलिए या कंप्लीट सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y is equal to CF plus PI। PI means particular integral। तो आपका CF था C1 e to the power 2x plus C2 into e to the power -2x, एंड PI आया था आपका -8/17 साइन ऑफ x/2। So this is your required answer। तो राइट साइड में साइन या कॉस, ये दोनों में से कोई भी रहेगा, और डिनोमिनेटर में d² के मल्टीपल्स रहेंगे, मल्टीपल्स नहीं पावर्स, तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का और एक तरीका मैं बता देता हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वो आप सॉल्व कीजिए। और कभी कभार हमारी चॉइस होती भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन शॉर्ट मेथड को यूज करने के जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ था 2 साइन ऑफ 1/2x। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि साइन या कॉस जब रहेगा तो हाउ टू गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आपको करना ये है कि डिनोमिनेटर में चाहे कितने भी टर्म्स हो, आपको उनमें से किसी एक टर्म को 1 बनाना है। यहाँ फर्स्ट टर्म d² है, सेकंड टर्म -4 है, तो आप दोनों में से किसी भी टर्म को 1 बना सकते हो कॉमन लेके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसको 1 बनाए, d² को 1 बनाए या -4 वाली टर्म को 1 बनाए। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि टर्म जितने भी रहेंगे उसमें जो लोवेस्ट टर्म होती है, लोवेस्ट टर्म मतलब जिसका डिग्री पावर d का कम होता है, सबसे कम, उसी को आप 1 बनाइए। यहाँ d का पावर 2 है, यहाँ d का पावर है ही नहीं, मतलब d का पावर 0 है, तो यहाँ लोवेस्ट पावर है d का, तो इसलिए इस 4 को 1 बनाना मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अब ये जो 2 है इसको हम सबसे पहले इधर बाहर लेते हैं, ठीक है, इनटू 1/, यहाँ मुझे 1 बनाना है +1, इसलिए मुझे -4 जो है वो कॉमन लेना होगा। जब मैं -4 कॉमन लूँगा तो ये -4 को, ये जो मैंने कॉमन लिया है वो डिवाइड करेंगे, तो -4/-4 1 हो जाएगा। ये 1 जो है वो सेकेंड टर्म में आने वाला था, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट टर्म में लिखा, और ये -4 जो मैंने कॉमन लिया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -d²/4। ये आप यहाँ लिखेंगे। और ये साइन ऑफ x/2 इधर एज इट इज रहेगा। याद रखिए कि कॉमन लेने के बाद इधर आपकी फर्स्ट टर्म 1 ही दिखनी चाहिए, या 1 ही आना चाहिए, इसलिए हमने इस प्रकार से कॉमन लिया। अब क्या हो जाएगा,
ये 2 और ये -4 का सिंप्लीफिकेशन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा -1/2। और ये जो चीज़ है डिनोमिनेटर में, उसको हम लेते हैं न्यूमरेटर में। देखिए ऐसे न्यूमरेटर में लेने से उसका पावर -1 हो जाएगा और ये ऑपरेट करेगा साइन ऑफ x/2 के ऊपर। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू -1/2। और ये जो चीज़ है इसका एक्सपांशन मैंने आपको बताया था कि बीच में अगर माइनस साइन है तो एक्सपांशन के सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। तो कैसे लिखा जाता है एक्सपांशन? तो फर्स्ट टर्म 1 लिखिए, माइनस है तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, प्लस सेकंड टर्म लिखिए जो भी है, फिर प्लस ये सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर कीजिए, देन सेकंड टर्म का क्यूब कीजिए और ये ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, ये इन्फिनाइट चलता जाएगा और ये ऑपरेट होगा साइन ऑफ x/2 के ऊपर। नाउ ये -1/2 कीपिंग एज इट इज, ये साइन x/2 जब 1 इज नॉट ऑपरेटर, इट इज अ नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ x/2 इंटू 1, साइन ऑफ x/2 प्लस 1/4, और ये d² के ऊपर जब ये अप्लाई होगा तो आपको कुछ मिलेगा इस प्रकार, d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो अंदर है वो एज इट इज, और जो अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो अंदर है वो एज इट इज, और इसका अगेन डेरिवेटिव, और ये 1/2 तो वहां ऑलरेडी था, तो मेरे हिसाब से ये मिलना चाहिए -1/4 साइन x/2। तो यहां लिखेंगे हम 2 बार डेरिवेटिव, -1/4 साइन ऑफ x/2। वैसे आप इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, बट 2 ही टर्म काफ़ी है, तो अगले टर्म को हम इग्नोर करेंगे। तो अब ये हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा साइन x/2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम साइन x/2 को लेते हैं कॉमन, और यहाँ का कोएफिशिएंट था 1 और यहाँ का था -1/16। ठीक है, अब जब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हाट शुड बी द आंसर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आएगा कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 16 - 1 दैट इज 15/2, और मेरे हिसाब से वो उतना नहीं है जितना हमारा आंसर आया था। आप अगर देखेंगे तो हमारा आंसर आया था -8/17 साइन ऑफ x/2, ये आंसर आना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये आंसर यहाँ नहीं आ रहा है, तो शायद मैंने 2 ही टर्म लिए थे, तो शायद मुझे 3 टर्म लेने होंगे या 4 टर्म भी लेने होंगे, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि जो मेथड आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा उस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा तो मुझे लगा था इनिशियली कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने ऐसा किया था, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है पता है? पॉलिनोमियल में ये जो पावर्स होते हैं, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पॉलिनोमियल का डिग्री हर डेरिवेटिव के बाद धीरे धीरे कम होता है और फिर एक बार वो 0 बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए ये प्रोसेस जो इन्फिनाइट की है ये टर्मिनेट नहीं होगी। इसलिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है,
इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म हमने लिया था और यहाँ सेकंड टर्म लिया था, अगर हम थर्ड टर्म लेते तो क्या होता? तो थर्ड टर्म लेते तो यहाँ देखिए ये 4, ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़, ये थर्ड टर्म है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 1/16 और डी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब d⁴। तो देखिए 1/16 ये कांस्टेंट यहाँ आएगा और d⁴ और इधर आएगा sin x/2, मतलब आपको sin x/2 का 4 बार डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे सामने है, यहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड है। थर्ड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस cos x/2 इंटू और एक 1/2 यहाँ आएगा, तो 1/2 1/2 1/2 1/8 हो जाएगा। ये तीसरा डेरिवेटिव हो गया। और चौथा डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो साइन ऑफ x/2 और एक 1/2 देंगे तो ये हो जाएगा 1/16। तो ये है चौथा डेरिवेटिव। ये जब हम यहाँ रखेंगे तो ये 1/16 और ये 1/16, मतलब वो हो जाएगा प्लस 1/16 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको जब ये दिख रहा है ये ब्रैकेट में कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये ब्रैकेट के जो टर्म्स है जो इन्फिनाइट आने वाले हैं, इनको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। तो ये ब्रैकेट वाले टर्म थे 1 माइनस 1/16 प्लस 1/16 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीरीज है। और अगर आपको पता होगा कि सीरीज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, सेकंड टर्म को ये माइनस के साथ सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सेकंड टर्म है ये, इसको अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर, मतलब उसको हम रेशो बोलते हैं, वो मिलेगा 1/16। थर्ड टर्म जो है वो है 1/16 का स्क्वायर, उसको अगर हम सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं तो 1/16 एक कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -1/16 अगेन। तो यहाँ का रेशो और ये रेशो सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिस इज जीपी। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब हम ये इन्फिनाइट सम अगर निकालते हैं तो उसकी सिंपल चीज़ रहती है कि हाउ टू गेट द इन्फिनाइट समेशन। इस समेशन का आंसर जीपी में खास करके ऐसा आएगा, सम इज इक्वल टू, वो ऐसा आएगा कि फर्स्ट टर्म आपको यहाँ लिखना है जो भी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस रेशो, जो भी रेशो रहेगा वो रेशो है -1/16, तो माइनस माइनस हो गया +1/16। ऑलराइट। और अब आप इसको 16 ये हटाने के लिए आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 16 इंटू 1 हो जाएगा 16 प्लस यहाँ का 16 कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 16/17। ये आंसर पता है आपको किसका है? ये आंसर है इस इन्फिनाइट सम का। तो अब इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस करेंगे उसके आंसर के साथ। तो -1/2 तो ऑलरेडी है, तो इसलिए आपका पी आई जो है वो इस तरीके से आएगा, -1/2 कीपिंग एज इट इज इनटू उस ब्रैकेट के सम का आंसर आ गया था 16/17 और इनटू साइन ऑफ x/2 एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एंड ये 2 8 जा 16 और ये माइनस तो यहाँ पे है, तो आपका आंसर आएगा -8/17 साइन ऑफ x/2 एंड एग्जैक्टली ये उतना ही है जितना मैंने शॉर्ट मेथड से निकाला था। नो डाउट ये मेथड थोड़ा बड़ा है, लेंदी है। मेरा काम है एज अ टीचर आपको सारे मेथड्स एक्सप्लेन करना, आपको भी सारे मेथड का नॉलेज होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है कि आप एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करते हो, दैट इज योर चॉइस। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
मैंने आपको दूसरा मेथड बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा मेथड, थर्ड मेथड टू गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप अगर देखेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ओरिजिनल, वो था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 1/2x। अब तीसरे मेथड में आपको क्या करना है कि व्हेन यू नो राइट साइड में साइन या कॉस या दोनों जब भी रहेंगे, तो आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जानबूझकर ये लेना है, सम कांस्टेंट डिनोटेड बाय a साइन x/2, जो इधर है वही लेना है, प्लस b इंटू कॉस ऑफ x/2। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कॉस नहीं है, तो आपने क्यों लिया? तो मेथड ही ऐसी है कि राइट साइड में सिर्फ साइन रहेगा तो भी आप ये लेंगे, सिर्फ कॉस रहेगा तो भी आप साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन लेंगे, या साइन और कॉस दोनों रहेंगे तो भी आप यही लिखेंगे। तो ये लिखना ज़रूरी है, चाहे यहाँ सिर्फ साइन हो, सिर्फ कॉस हो, या साइन और कॉस दोनों हो, लिखना तो यही। अब यहाँ पर हमें a और b के कांस्टेंट के वैल्यूज निकालने, तो अब ये y यहाँ पुटअप करेंगे हम। तो यहाँ पर इस y का 2 बार डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? a एज इट इज, साइन का पहला डेरिवेटिव हम निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले। ये आ जाएगा a साइन का डेरिवेटिव cos, जो है वो एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव 1/2। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो इसलिए माइनस b, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन आता है, ये माइनस और ये प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जो है वो एज इट इज, और अगेन x/2 का डेरिवेटिव 1/2। अब मुझे निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे ओरिजिनल इक्वेशन में मुझे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो आएगा माइनस a साइन, जो है वो एज इट इज, और जो है उसका डेरिवेटिव, और ऑलरेडी इधर 1/2 था। यहाँ आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये माइनस का माइनस b कॉस, जो अंदर है वो एज इट इज, उसका डेरिवेटिव, और ऑलरेडी यहाँ एक 1/2 था। तो आपको डबल डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, 1/2 1/2 1/4, मतलब माइनस a/4 साइन ऑफ x/2, ठीक है। और ये मिल जाएगा माइनस b/4, ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ x/2। ये है आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर, मतलब फर्स्ट टर्म का आंसर। y तो ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर। अब ये y और ये डबल डेरिवेटिव को हम ओरिजिनल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो कि डबल डेरिवेटिव है उसको रिप्लेस किया जाएगा इस टर्म से, तो वो बन जाएगी माइनस a/4 साइन ऑफ x/2 माइनस b/4 कॉस ऑफ x/2। ये हो गया डबल डेरिवेटिव का आंसर। फिर हमने लिखना है सेकंड टर्म, मतलब -4 लिखना है, और y का आंसर लिखना है, y है a साइन ऑफ x/2 प्लस b कॉस ऑफ x/2 इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स, जो भी है 2 टाइम्स साइन ऑफ x/2, राइट साइड जो भी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें साइन है, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी साइन है, तो ये टर्म और ये टर्म हम एक साथ लेंगे और उसमें से जो जो कॉमन निकलता है निकाल लेंगे। तो यहाँ रहेगा -a/4, यहाँ रहेगा -4a, और उनमें से कॉमन निकलेगा साइन x/2। यहाँ
कॉस के टर्म्स लेंगे हम, तो यहाँ रहेगा -b/4 और ये -4 इस b को मल्टीप्लाई होगा तो ये -4b और यहाँ निकलेगा cos ऑफ x/2 एज अ कॉमन और राइट साइड तो है ही 2 sin ऑफ x/2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्योंकि इक्वल है तो साइन के कोइफिशिएंट लेफ्ट के और राइट के इक्वेट करेंगे, कॉस के कोइफिशिएंट भी इक्वेट करेंगे। अब राइट साइड में तो कॉस है ही नहीं मतलब उसका कोइफिशिएंट लेंगे हम 0, वो इक्वेट होगा इसके साथ तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि कॉस है ही नहीं। कॉस नहीं है इसका मतलब ये टर्म मुझे नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए मतलब यू टेक b इज इक्वल टू 0 और साइन का यहाँ राइट साइड में कोइफिशिएंट है 2 और लेफ्ट साइड में कोइफिशिएंट है ये जो भी है, तो इसको इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग कोइफिशिएंट्स ऑफ साइन ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा -a/4 -4a, इज इट राइट? साइन का कोइफिशिएंट कहाँ पे है, कहाँ चला गया, -a/4 -4a, ओके। और राइट साइड में sin x/2 का कोएफिशिएंट था 2। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 कैंसिल होगा तो ये बनेगा -4 कैंसिल, माइनस यहाँ बनेगा 4 4 16a और यहाँ 4 2 8, ये बन जाएगा -17a इज इक्वल टू 8 और आपको a की वैल्यू मिलेगी -8/17। ये a की वैल्यू जो है, a तो मिल गया इतना और b आपको मिल गया था 0 क्योंकि cos वहाँ था नहीं। अब ये दोनों a और b के वैल्यू जो है इस y में जो आपने कंसिडर किया था उसमें आपने पुटअप करना है। यहाँ a की वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ b की वैल्यू तो 0 है तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा a की वैल्यू -8/17 साइन ऑफ x/2 और क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी पर्टिकुलर इंटीग्रल उतना ही आया जितना पिछले दो मेथड में आया था। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए 3 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल when in the right side of the equation containing sine or cos or both, right? तो ये आपने सीख लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। solve the example is d3y third derivative by dx cube plus d2y by dx square मतलब second derivative minus dy by dx means first derivative minus y is equal to cos of 2x। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, फर्स्ट टर्म में आपको कोएफिशिएंट 1 है एंड देयर आर 3 डेरिवेटिव्स, देयरफॉर हम लिखेंगे d क्यूब प्लस कीपिंग एज इट इज कोएफिशिएंट 1 तो 1 लिखेंगे, 2 बार डेरिवेटिव है तो यहाँ हम लिखेंगे d स्क्वायर, देन माइनस कीपिंग एज इट इज कोएफिशिएंट 1 तो 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा d और माइनस का माइनस और यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है मतलब y का कोएफिशिएंट सिर्फ लिखना है एंड इसको राइट साइड में लिखना है 0। तो ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें d के 3 रूट्स मिलने चाहिए, 3
वैल्यूज मिलनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ मुझे d-1 दिखाई दे रहा है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ और जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा d+1। अब ये एक बार d+1 हो गया तो मुझे कोशिश ये करना है कि यहाँ पर भी d+1 ही दिखे सेम। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं यहाँ से d² कॉमन लूँगा तो d³ में से d² कॉमन, तो यहाँ एक d बचेगा प्लस का प्लस, d² पूरा के पूरा कॉमन, मतलब यहाँ बचेगा 1। तो मैं मेरे लॉजिकल स्टेप में सक्सेसफुल रहा क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी d+1 दिख रहा है, सेकंड में भी d+1 दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब हम दोनों टर्म में से d+1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ का जब d+1 कॉमन आएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा d² और यहाँ बचेगा -1। ये पूरा कॉमन में बाहर आ गया इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब d+1 इक्वल टू 0 एंड d² -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ पर d² की वैल्यू मिलेगी 1, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो d मिलेगा +1 और d मिलेगा अगेन -1। तो 3 रूट जो मिले उसमें -1 रिपीट हो रहा है 2 बार और ये 1 अकेला है डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटेड रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, आपको तो पता है कि 3 रूट आ गए, इसका मतलब आपको 3 आर्बिट्री कांस्टेंट लेने हैं। तो फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट लिखता हूं मैं c1, और इन 3 रूट में जो अकेला था, मतलब जो रिपीट नहीं हुआ, उसको हम पहले लेते हैं। तो वो हो जाएगा e⁻1 इंटू एक्स प्लस, अब एक्सक्यूज मी, अब जो है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेने हैं, -1 रिपीटेड रूट्स के लिए। और आपको पता है कि जब कोई रूट रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ -1 रिपीट हुआ, तो ये ऐसे लिखना है। और इस ब्रैकेट में c1 तो ऑलरेडी लिया था आपने, तो अब 2 जो आर्बिट्री कांस्टेंट लेने हैं c2 और फिर इन प्लस c3 और यहाँ x मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि रिपीट हुआ है। रिपीट का यही मेथड है, ये हमने सीखा है। तो आपका CF आ गया c1 e⁻x प्लस c2 प्लस c3x इंटू e⁻⁻x। ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसका निकालना है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इस चीज को आपको याद रखना है, ये चीज, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिया जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त, ठीक है। तो PI इज इक्वल टू 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, जो कि था कुछ इस प्रकार, और राइट साइड में जो फंक्शन था वो दैट इज cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x इधर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ cos है तो डिनोमिनेटर में मुझे d² के ही एक्सप्रेशन चाहिए। तो इस ब्रैकेट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा, क्योंकि यहाँ मुझे जो चाहिए वो है d²। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन इस ब्रैकेट के ऊपर है क्योंकि यहाँ सिर्फ d है, आई नीड d²। तो एक तो आप कुछ मैथमेटिक्स यूज कीजिए, यही तो खास बात होती है मैथमेटिक्स की, कि थिंक टू गेट व्हाट यू वांट। तो ये d+1 है, मेरा ऑब्जेक्शन इस d पे है, आई नीड d² वाले टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। तो शायद आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी d+1 है,
तो इसको अगर हम d-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, d-1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, तो ये d-1 और ये d+1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला d² -1 हो जाएगा और मुझे d² दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ये d-1 से मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं? अलजेब्रा अलाउड करता है हमें। d-1 से अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो उसी d-1 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप बैलेंस कर सकते हो और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, न्यूमरेटर का वैसे भी कोई इशू होता नहीं। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी के हिसाब से इसका आंसर आ गया d² -1, ये दोनों ब्रैकेट का, और आपका ऑलरेडी d² तो सेकंड ब्रैकेट में था और ये मिल गया आपको cos ऑफ 2x। अब मेरा काम हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी ब्रैकेट दिख रहा है उसमें मुझे d² दिख रहा है। सो नाइस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब cos के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, उसका लेंगे हम स्क्वायर और उसको देंगे माइनस साइन, तो ये बनेगा -4। इस -4 को रिप्लेस करेंगे आप d² के जगह पर, तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा d² के जगह -4 -1 और यहाँ पर भी d² के जगह -4 -1 और ऊपर का d-1 जो है वो एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं, और ये cos ऑफ 2x कितना बनता है? ये ब्रैकेट की वैल्यू बनती है -5, ये बनती है अगेन -5 और -5 -5 का मल्टीप्लिकेशन आएगा +25 जो नीचे रहेगा। यहां है ऑपरेटर d मतलब d/dx, वो ऑपरेट करेगा cos के ऊपर। -1 इज नॉट ऑपरेटर, इट इज अ नंबर, तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा cos 2x के साथ, तो ये बनेगा cos ऑफ 2x। और फाइनली आई विल गेट 1/25। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, जो अंदर है वो एज इट इज और जो अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव, और ये माइनस cos ऑफ 2x एज इट इज। तो फाइनली आपको पी मिला, माइनस आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो, -1/25 ब्रैकेट में 2 sin 2x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है आपने, cos ऑफ 2x। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, आपने अभी अभी पी निकाला। अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अगर लिखना है तो आपको लिखना होगा CF प्लस पी। आई होप कि वो स्टेप आप कंप्लीट कर पाओगे। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हाउ टू गेट पी इन सच अ सिचुएशन। अब आपको थोड़ा सा ये मैनेज करना जो है, यहाँ हमने मैनेज किया था d-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको स्पॉन्टेनियसली समझ में आना चाहिए कि ऐसा करना होगा, तभी हमें डिनोमिनेटर में d² मिलेगा। तो इस मेथड के बाद क्या हम इस एग्जाम्पल को दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं। दूसरा जो मेथड था वो था कि PI इज इक्वल टू 1/ ऑक्सिलरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड यहां लिखूंगा मैं नीचे, और यहां लिखते cos ऑफ 2x। ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड वैसे भी GP वगैरह यूज करना पड़ेगा तो शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं तीसरे मेथड पे डायरेक्ट जाऊंगा। तो तीसरा, इसको हम कट करते हैं। तीसरा मेथड ये था कि आपको ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है। ओरिजिनल इक्वेशन था थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y
माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। ये था आपका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को y इक्वल टू, मैंने बोला था आपको कि राइट साइड में चाहे साइन हो चाहे कॉस हो या साइन और कॉस दोनों हो, कुछ भी हो, आपने यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, सम कांस्टेंट साइन ऑफ, अंदर का आर्गुमेंट जो है वो सेम लेना है आपने, कॉस के अंदर 2x है तो यहां पर भी 2x लेना है, प्लस अनदर कांस्टेंट डिनोटेड बाय b कॉस ऑफ सेम आर्गुमेंट 2x। तो यही आपका आंसर रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। लेकिन सिर्फ इसमें a और b ये अननोन कांस्टेंट जो मैंने लिए हैं इनको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये y एज इट इज यहां आएगा, ये y का डेरिवेटिव फर्स्ट यहां आएगा, सेकंड डेरिवेटिव यहां आएगा, थर्ड डेरिवेटिव यहां आएगा, और वो इक्वेट होगा राइट हैंड के साथ। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो ये y ऑलरेडी है तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ, y डैश मतलब ही dy बाई dx होता है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसका आएगा साइन का डेरिवेटिव cos जो है वो एज इट इज, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव 2, तो वो 2 और ये a मिलके बन जाएंगे 2a cos 2x। cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x का और एक बार डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना होगा तो 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2b साइन 2x। ये मिल गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश। तो cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, वो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, मतलब माइनस 4a साइन 2x। यहां पर साइन का डेरिवेटिव आएगा cos, इसलिए ये माइनस एज इट इज, फिर 2x एज इट इज, और 2x का अगेन चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो 2 और ये 2 हो जाएगा 4b cos 2x। अब हमें निकालना है थर्ड डेरिवेटिव, ये तीसरा डेरिवेटिव है, दैट इज y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, वो 2 और ये 4 8, तो माइनस 8a cos 2x। और यहाँ cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 8b साइन 2x। थोड़ा ध्यान से निकालिए आप डेरिवेटिव। अब क्या होगा, ये जो सारे डेरिवेटिव्स मिल गए, अब हम ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इसको हम स्टार देते हैं। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो ये फर्स्ट टर्म में आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, और ये देखिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का एडिशन है, थर्ड एंड सेकंड का एडिशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस करना है ये। तो अब हम लिखते हैं थर्ड डेरिवेटिव सारा, तो पता है आपको क्या आएगा, ये माइनस 8a cos 2x प्लस 8b साइन 2x, ये हो गई फर्स्ट टर्म, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लिखना है, दैट इज माइनस 4a साइन 2x माइनस 4b cos 2x, ये लिखा हमने अभी। उसके बाद माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस की वजह से ये माइनस यहाँ आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2a cos 2x, और ये बन जाएगा, मैं इधर लिखता हूं, प्लस 2b साइन 2x। अब आपको y भी माइनस करना है, तो ये माइनस की वजह से अगेन इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस a साइन 2x माइनस b cos 2x एंड इक्वल टू cos 2x जो था वो तो रहेगा ही। अब हमें क्या करना है, जितने cos इन्वॉल्व टर्म है, जिसमें cos
दिखता है वो सब एक साथ लेने। यहाँ एक कॉस है और यहाँ एक कॉस है, यहाँ भी कॉस है और कहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है। तो ये अंडरलाइन किए गए चारों टर्म्स को एक साथ लेना है और उसमें से कॉस एक्स को कॉमन निकालना है। तो ब्रैकेट में बचेगा -8a, यहाँ cos 2x को मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पर बचेगा -4b, यहाँ पर बचेगा -2a और यहाँ बचेगा -b और इसमें से cos 2x लिया जाएगा कॉमन, प्लस अब ये टर्म्स, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है आपको जिसमें साइन दिख रहा है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्पीड ब्रेकर से, लाइक दिस। इनको हम एक साथ लेंगे और sin 2x को कॉमन लेंगे, तो यहां आएगा 8b, यहां आएगा -4a, यहाँ का यहाँ का कोएफिशिएंट है +2b और यहाँ का है -a और ये चारों में से कॉमन निकलेगा sin 2x और इक्वल टू cos ऑफ 2x जो राइट साइड में है वो तो है ही। नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट, तो -8a -2a मिल जाएगा -10a, -4b -b दैट इज -5b इंटू cos ऑफ 2x प्लस यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू बनेगी 10b और -5a और ये मिल जाएगा sin 2x और इक्वल टू cos ऑफ 2x। ठीक है, थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा है बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स न्यू मेथड। अब क्या हो जाएगा, हम राइट साइड के साइन कॉस के कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड के साइन कॉस के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे। अब क्योंकि राइट साइड में साइन तो है नहीं, इसलिए राइट साइड का जो साइन का कोएफिशिएंट है वो 0 लेंगे हम, इसलिए लेफ्ट साइड का जो साइन है वो उसका कोएफिशिएंट 0 के साथ इक्वेट होगा, मतलब 10b -5a इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। So equating coefficients of sine and cos of both sides, we get तो क्या था कोएफिशिएंट, देखिए साइन का कोएफिशिएंट इधर कुछ नहीं मतलब 0 लेना है, तो 10b -5a 10b -5a ये साइन का कोएफिशिएंट है और राइट साइड में साइन नहीं है इसलिए हम इसको 0 लेते हैं और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 5a, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2b, कीप इन माइंड a की वैल्यू मिली 2b। अब cos का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर है -10a -5b, तो -10a -5b जो कि cos का कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में cos का कोएफिशिएंट है 1, तो ये नया इक्वेशन मिलेगा a और b का। इसमें a के जगह हम 2b रख देंगे, तो ये -10 a के जगह हम लिखेंगे 2b और मतलब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं 1, तो ये मिलेगा -20b -5b इज इक्वल टू 1 और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो b की वैल्यू वो हो जाएगी -1/25। ये है b की वैल्यू। ये b की वैल्यू आप जब यहां रखोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, तो a मिल जाएगा आपको -2/25। ये a मिला, ये b मिला। अब ये दोनों a और b के वैल्यू आपने उठाकर यहां रख देना है, जो आपका ये था ना, ये डबल स्टार जिसको आपने एज्यूम किया था कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो सकता है, a sin 2x है ना, तो यहाँ a मिल गया हमें, अभी b मिल गया, ये यहाँ पर रख देना है, तो y आपका मिल जाएगा y इज इक्वल टू a की जगह -2/25 sin 2x
और b के जगह -1/25 cos 2x। आप चाहे तो इसमें से -1/25 कॉमन ले सकते हो, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा 2 sin 2x प्लस कॉस 2x। ये रहेगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि चेक करूं कि क्या ये आंसर एग्जैक्टली उतना ही है जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था। तो 2 sin 2x प्लस कॉस 2x आना चाहिए। फर्स्ट मेथड में देखिए 2 sin 2x प्लस कॉस 2x है और -125। वाओ, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है पहले मेथड के साथ। तो अब आपके पास दो मेथड यहाँ पर हो गए, दोनों अच्छे हैं, लेकिन इंजॉय मैथमेटिक्स, आपको जो ठीक लगे वो कर दीजिए। और इस बात को याद रखिए कि राइट साइड में जब भी साइन कॉस या दोनों रहेंगे तो आपको शॉर्ट मेथड अगर यूज़ करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें हर टर्म में या तो डी स्क्वायर या डी स्क्वायर के पावर दिखनी चाहिए या कांस्टेंट टर्म दिखनी चाहिए। डी क्यूब ऐसा नहीं दिखना चाहिए, और दिखता भी होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर से रिमूव करने का स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वो मेथड किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में थोड़ा मुश्किल जा रहा है यूज़ करना, तो अभी ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया ए बी के वैल्यू फाइंड आउट करना, ये थोड़ा लेंदी है मैं मानता हूँ, लेकिन काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये सारे इक्वेशंस को सीखना है जिस इक्वेशन के राइट साइड में साइन या कॉस या दोनों रहते हैं। इसके और एग्जाम्पल हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।